आज मैं आपको जो समझाने वाला हुआ है फंक्शन, जो हमने कल पढ़ा था टॉपिक फंक्शन, उसी का एक दूसरा प्रकार है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये जो टॉपिक है आपके वो फंक्शन का प्रकार है। फंक्शन किसे कहते हैं कल मैं पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉल बाय रेफरेंस और रिटर्न बाय रेफरेंस। उसके बाद में आपके जो 8 नंबर चैप्टर है C++ के अंदर, उसके अंदर आपके जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग कहते किसे, देखिए जब हम समान नाम के फंक्शन को अलग अलग कार्यों के लिए यूज में लेते हैं, जब हम समान नाम के फंक्शन को अलग अलग कार्यों के लिए यूज में लेते हैं तब उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। ये तो कि एक बात। अगर दूसरे शब्दों में इसे अगर लिखें तो लिख सकते हो, अर्थात जब किसी प्रोग्राम में दो सेम नाम के फंक्शन हो, जब किसी प्रोग्राम में दो समान नाम के फंक्शन हो लेकिन उनकी आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता मतलब अलग अलग पाए जाते हैं, तब उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। ये दोनों डेफिनेशन है और आप जो चाहे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी लिख सकते हो। देखिए उसके बाद में आते हैं फंक्शन का जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है प्रोग्राम। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखिए आप यहाँ पर थोड़ा देखती है बट बहुत ज़्यादा ईजी है और थोड़ा समझोगे तो बहुत ज़्यादा आसान भी समझने में। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते इसमें हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल लगाएंगे। उसके बाद में हैश इंक्लूड कॉइन.h नाम के हमने हेडर फाइल का यूज किया। देखिए ये जो है C++ किया तो हमने इन दोनों हेडर फाइल का यूज किया जो हम हर एक प्रोग्राम में रखते हैं, ये कॉमन चीज है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने ये एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर इंटीजर ऐड इंटीजर। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे समझिए। यहाँ पर इंटीजर रिटर्न टाइप ऐड फंक्शन नेम इंट, हमने यहाँ पर एक इंट लिया तो इसका मतलब हम आर्गुमेंट में एक ही लिस्ट ले रहे। देखिए हमने जो फंक्शन समझा था कल वही फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, दो फंक्शन बने, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या किया, देखो दोनों फंक्शन नाम सेम है, यहाँ पर ऐड और ऐड दोनों फंक्शन नाम सेम है ऐड, ठीक है। और दोनों की आर्गुमेंट लिस्ट में भी भिन्नता मतलब अलग है। अभी मैंने डेफिनेशन लगाई कि दो सेम नाम के फंक्शन है लेकिन उनकी आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता पाई जाती है, मतलब एक में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, मतलब एक में एक आर्गुमेंट लेंगे और दूसरे में दो लेंगे तो भिन्नता होगी ना, अलग होगी ना, है ना। और ये रिटर्न टाइप भी करेगा, इसलिए इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए इसके आगे हमने इंट टाइप का जो है रिटर्न टाइप लगाई, डेट टाइप कर दिया, ठीक है। तो हमने दो ऐड नाम के फंक्शन लिए जिसमें एक में एक वैल्यू लेने में और दूसरे में दो आर्गुमेंट लिए, दो वैल्यू डालेंगे इसमें। अब देखिए हमारे यहाँ से इंटीजर मेन नाम के यहाँ पर आपके जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इंट मेन। देखिए यहाँ पर जो हो रहा है आपके इंट, सबसे पहले हमने लिया इंट s और दूसरे लिए a और तीसरे वेरिएबल लिया हमने b। देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला जो है s, मैंने देखिए यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन है, समझिए अच्छे से इसको। पहले फंक्शन के द्वारा मैं यहाँ पर स्क्वायर करवाने वाला हूँ और दूसरे फंक्शन के द्वारा मैं एडिशन करवाऊंगा। क्या करूंगा? एडिशन करूंगा। स्क्वायर है तो एक वैल्यू से आपके स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड तो आपके सीधा हो जाता है। तो एक वैल्यू यहाँ पे एक आर्गुमेंट, दूसरे में एडिशन करने के लिए दो वेरिएबल की आवश्यकता होती है। हमने जैसे 2 + 2 5 + 5 = 10, मतलब 5 + 5 होते हैं तो 10 हो जाते हैं, 5 और 5 जोड़ते हैं तो हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने दो इंटीजर लिए। तो इसलिए मैंने इंटीजर यहाँ पर एक लिया s पहले के लिए जिसमें हमें स्क्वायर करना, और दूसरे मैंने लिए a और b के लिए a और b जो हमें दूसरे के लिए एडिशन करना है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात है? आगे चलते हैं। देखिए CLR का हमने यूज किया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अगर हमारा पहले से कुछ बनाया हुआ है कंपाइलर में, सॉफ्टवेयर में पहले से कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसकी जो स्क्रीन है वो क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। कोई भी पीछे वाला जो हमने कोई भी कार्य किया है, कोई भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको क्लियर कर देता है। इसके लिए हम CLR यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन होती है, जो मैंने आपसे मैं पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए उसके बाद में जो मेन चीज आती है वो आपकी आती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी आउट।
क्या करेंगे हम, सबसे पहले सी आउट करेंगे और क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द वैल्यू। तो हमारा जो है, हमारा जो यहाँ पर जो वैल्यू जो यहाँ पर सी आउट आ रहा है, सी आउट एंटर द वैल्यू। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देखते हैं। आउटपुट अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो सी आउट मतलब सी आउट क्या करेगा, प्रिंट करने के लिए, तो सी आउट क्या करेगा, एंटर द वैल्यू। इस लाइन को यहाँ तक डबल कोटेशन में जितना लिखा है इक्वल टू सहित विथ इक्वल टू, मतलब इसके साथ में एंटर द वैल्यू और इक्वल टू एग्जिट, यहाँ जैसा यहाँ पर वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मैसेज प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले एंटर द वैल्यू इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इक्वल टू साथ में है जो भी आपने लिखा हो और प्रिंट होगा। उसके बाद में सी इन एस, देखिए मैंने बताया आपको सी इन जो कार्य होता है वो आपको पता भी है कि क्या करेगा, ये इनपुट लेने के लिए कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, एस के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे, एस के अंदर क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दी यहाँ पे 2, क्या डाल दिया 2। कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ है, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर है, कंपाइलर कंट्रोल सी इन एस। तो हमने क्या किया, हमसे वो एक वैल्यू इनपुट मांगेगा, तो हमने क्या किया 2 वहां पर प्रेस किया कीबोर्ड से और वो वहां पर इनपुट होता है। उसके बाद में बात आती है थर्ड नंबर की, तो क्या वो देखिए सी आउट स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है स्क्वायर कर रहे हैं हम, क्या करेंगे ऐसे स्क्वायर। मैंने बता दिया पहले जो आपके जो है पहले वाला जो आपके फंक्शन है उसका कार्य क्या करे, स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, मैसेज भी उसी हिसाब का प्रिंट करेंगे। तो स्क्वायर पहले क्या प्रिंट होगा, इतना स्क्वायर, पहले ये वाला प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्वायर एस, मतलब यहाँ पर एस की वैल्यू प्रिंट हो गया। इसके अंदर हमने क्या डाला था 2 डाला, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 2। देखिए यहाँ पर वापस समझिए, बताता हूँ मैं, देखिए बच्चे यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं फिर वापस रिपीट करो इस बात को, थोड़ा गौर से सुनिए, ठीक है, अच्छे समझिए। यहाँ पर स्क्वायर प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में सेकेंड वाले पर गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या एस है, और एस हमने जो इनपुट लिया वो किसके अंदर लिया था, एस के अंदर। तो हमने यहाँ पर एस इनपुट सॉरी प्रिंट करवा दी इसकी वैल्यू, तो एस के अंदर क्या था 2, एस के अंदर क्या था 2, तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंट 2। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में इज क्या प्रिंट होगा, देखो डबल कोटेशन के अंदर होता है ना जो चीज, वो जैसी लिखी हमने वैसी वैसी छप जाती हो, तो यहाँ पर क्या आएगा इज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एड एस, देखिए यहाँ पर मैं स्क्वायर भी लगा देता हूँ, सॉरी इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर इक्वल टू आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू आ गया। अब देखिए यहाँ पर एड एस, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉल कर रहा है, किसको कॉल करेगा, एडिशन एस, किसको कॉल करेगा, आपकी कंपाइलर कंट्रोल। अब मैंने क्या बताया था कल वाले प्रोग्राम में कि जब भी किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर कॉल किया जाता है तो कंपाइलर का कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन चला जाता है। मतलब कंपाइलर का जो कंट्रोल है यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा, डिफाइन फंक्शन को चला जाएगा। डिफाइन फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर डिफाइन ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या यहाँ पर जाए, और ये भी क्या हो रहा है, ये भी डिफाइन हो रहा है, डिफाइन ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्लियर दोस्तों। एडिशन फंक्शन क्या करेगा, आपके यहाँ पर इसको कंट्रोल को सीधा यहाँ पे लेके आएगा, क्या करेगा, सीधा कंट्रोल को यहाँ से यहाँ भेजेगा, तो आपके क्या करेगा, यहाँ पर भेजेगा इसको यहाँ पर, क्यों भेजा, देखिए एडिशन यहाँ पर कितनी है, पैरामीटर लिस्ट एक एस, और ए वाला कौन सा है यहाँ पर, तो जो एस में कितने वैल्यू थी 2, कितने वैल्यू थी इसके अंदर 2, जो हमने यहाँ पर दी 2 थी जेड के अंदर। अब यहाँ पर आएगा रिटर्न क्या करेगा, जेड इंटू जेड, रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर जेड इंटू जेड, मतलब जेड के अंदर वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 2, तो क्या हुआ 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो अब जेड के अंदर कितनी वैल्यू होगी 4, तो रिटर्न क्या करेगा 4, और यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी 4। क्लियर है, समझ आ रही बातें हैं। उसके बाद देखिए यहां से स्टार्ट होगी वापस नेक्स्ट सी आउट एंटर द एडिशन वैल्यू,
इस पर में से प्रिंट क्या करें, एंटर द एडिशन वैल्यू। एंटर द एडिशन वैल्यू। एंटर द एडिशन वैल्यू और यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। क्यों इक्वल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिए देखो स्टेटमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट पे आएगा कंपाइलर का कंट्रोल, सी इन ए के अंदर वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने जैसे सी इन ए के अंदर वैल्यू मांगी, जैसे एस के अंदर वैल्यू मांगी थी हमने तो दिया था, वैसे ए के अंदर वैल्यू मांग रहा है सी इन के द्वारा। तो क्या करेंगे, ए के अंदर वैल्यू डाल दी मैंने, जैसे मान लीजिए 5, क्या डाल दी 5। उसके बाद बी के अंदर वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने फिर से मान लीजिए 5 और डाल दी, क्या डाल दी, फिर से 5 डाल, दोनों के अंदर 5 डाल दी। आपकी मर्जी है, जितना चाहे उतना डाल दो, 1 2 3 4 5 जितने भी, अब जब इच्छा, कोई इसमें लिमिट नहीं है, आप जितनी इच्छा हो उतना एक वैल्यू कोई भी डाल सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो क्या है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके नेक्स्ट पे आएगा कंपाइलर कंट्रोल, तो एडिशन इज क्या प्रिंट होगा, एडिशन इज, यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, एडिशन इज इक्वल, एडिशन इज इक्वल। और फिर आपके यहाँ पर देखिए ये जो कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, यहाँ पर आपके इसको कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एडिशन ऐड फंक्शन का नेम है और ए भी 2 वैल्यू है, तो जिसके अंदर दो, जिस भी फंक्शन के अंदर, डिफाइनर फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर लिस्ट होगी ऐड नाम के, उसको ये कॉल करेगा, ठीक है, कॉल करेगा यहाँ पर। तो हमने ए के अंदर क्या डाला था 5, तो एक्स के अंदर क्या जाएगा 5, और बी के अंदर क्या डाला 5, तो वाई के अंदर क्या गया 5, क्या गया यहाँ पर 5। अब देखिए एक्स के अंदर 5 है, वाई के अंदर 5 है, प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया, तो रिटर्न करके क्या जाएगा एडिशन, मतलब वैल्यू कितनी जाएगी ऐड होगी इसमें 10, तो ये जो वैल्यू है रिटर्न करेगा यहां से यहां पर और उसको प्रिंट कर देगा। तो 5 और 5 कितने हुए 10 हो गया, प्रोग्राम क्लोज। ये जो है सिंपल सा प्रोग्राम आपका। देखिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है मैं आपको ऐसे समझाने के तौर पर बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो पार्ट है वो आपके पहले फंक्शन का है और ये जो पार्ट आपके दूसरे फंक्शन का। ये वाला मान लीजिए आपके यहाँ पर मैं पहला कर देता हूँ, ये आपको कर देता हूँ दूसरा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है पोर्शन है वो पहले का है, ये जो पार्ट है पोर्शन है वो दूसरे का, ठीक है। और यहाँ पर ये भी जो है आपके यहाँ पर ये भी पहले के लिए हो गया और ये भी आपके दूसरे के लिए, समझाने के तौर पे मैंने आपको ये ऐसे बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये इसका ब्लॉक हो गया, ये इसका ब्लॉक हो गया और ये इसका ब्लॉक हो गया, ठीक है गाइस। ये हमने अभी पढ़ा है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें अगर किसी को भी कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, मैं कल जब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पर तो आपके इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए हमने भी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था आपके फंक्शन ओवरलोडिंग और उसका प्रोग्राम भी मैंने देखा था। उसके बाद में आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आपको लगता है चैप्टर नंबर 8 में वो है इनलाइन फंक्शन, और ये आपके जो लास्ट टॉपिक है इसमें 8 नंबर चैप्टर में इनलाइन फंक्शन। देखिए इनलाइन फंक्शन होता क्या है, देखिए जब प्रोग्राम का आकार छोटा होता है, जब प्रोग्राम का आकार छोटा होता है तब क्या है कि काफी समय बर्बाद हो जाता है। क्या होता है, काफी समय बर्बाद होता है, उस समस्या से बचने के लिए इसका यूज करते हैं, इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखिए इसकी आप, जब हम किसी प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करते हैं तब कंपाइलर का कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर चला जाता है। तब कंपाइलर का कंट्रोल
कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर चला जाता है तथा कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर का कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन से पुनः कॉलिंग फंक्शन पर चला जाता है तथा जब प्रोग्राम का आकार छोटा होता है तब इस प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद होता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेटिव बात। देखिए दोस्तों, इनलाइन फंक्शन के बारे में आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा दूसरी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। जो भी आपको अच्छी लगे दोनों आप लिख सकते हो और दोनों ही यूजफुल है और दोनों ही इफेक्टिव है। ठीक है, दूसरी जो अपनी जो डेफिनेशन वो है ये कि जब हम प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, तब हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। बढ़ाना चाहते हैं तब हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। ये तो था आपके इनलाइन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके रूल्स होते हैं, कुछ मैंने रूल्स लिखे यहाँ पर। देखिए एक एक को समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर इसमें स्विच गो टू लूप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसमें स्विच गो टू लूप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई स्विच गो टू लूप होगा तो भाई अपने आप इसके प्रोग्राम की लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर इनलाइन की जरूरत क्या है? ठीक है, इसमें रिकर्सन का यूज नहीं होना चाहिए। रिकर्सन जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। इसमें स्टैटिक वर्चुअल का यूज नहीं होना चाहिए। स्टैटिक प्रोग्राम या वर्चुअल प्रोग्राम का भी यूज इसमें हम नहीं कर सकते। चौथा जो है इसमें फंक्शन का साइज छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें फंक्शन का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। और पांचवा जो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है, इसमें इनलाइन कीवर्ड का यूज फंक्शन के नाम के साथ होता है। क्या होता है? इसमें इनलाइन कीवर्ड का यूज फंक्शन के नाम के साथ होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके इंटीजर हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पे दे दिया एड नाम का वो फंक्शन दे दिया, यहाँ पर आर्गुमेंट कुछ भी दे दी मान लीजिए सपोज, या नहीं भी दिया। ठीक है, इसको अगर आप इनलाइन फंक्शन बनाना चाहते हो तब आप क्या करोगे? तब आप यहाँ पर इनलाइन कीवर्ड का यूज करोगे। क्या करोगे? इनलाइन कीवर्ड का यूज करोगे। जैसे हम वर्चुअल या स्टैटिक प्रकार का वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तब हम उसके आगे क्या करते हैं? आपके वर्चुअल और स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया जाता है। वैसे ही जब हम इनलाइन फंक्शन को बनाते हैं तब हम उस फंक्शन नेम के आगे इनलाइन कीवर्ड का यूज किया जाता है, जिससे वह क्या होता है कि इनलाइन फंक्शन बन जाता है और आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी आपकी दिक्कत हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं और आगे वाले वीडियो में उस पर हम चर्चा कर सकें। ठीक है, और इसमें आज के लिए इतना ही है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्लास